पे वर्क करना है, जंप नहीं करना है। वो क्या कह दिया ये सुनना सबकी, मेरा ये मानना है कि अगर एडवाइस कोई अच्छा एडवाइस दे रहा है तो उसको सुन लो। मैं भी कह रहा हूँ वो सुन लो, लेकिन करना फाइनल डिसीजन आप खुद लो, क्योंकि लाइफ आपका। एक ऐतिहासिक भूकंप आया था 1905 में, पूरा हिमाचल को हिला डाला था। मतलब उस समय तो पंजाब हुआ करता था। ठीक है, नेचर आपको वार्न करता है। कोई भी चीज होने से पहले आपको इट गिव्स अ इंडिकेशन। आप अगर इंडिकेशन पकड़ लिए, रीड कर लिए टाइमली, एंड यू टाइमली यू हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप, मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन तो जोशीमठ भी है ना एक हमारे लिए। तो इंडियन मंकी को वाइल्ड लाइफ लिस्ट से निकाल दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? अब कारण क्या है? किस कारण से कोई भी जानवर निकाला जाता है, ये लाया जाता है? अब मुझे एक चीज़ पहले समझाइए, आप एज अ कंजर्वेटर आपके अंडर में कितना एरिया आता है हिमाचल का जिसको आप लुक ओवर करते हैं? देखिए, एक्चुअली वाइल्ड पूरे हिमाचल को के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं ना, तो हिमाचल में जैसे आपको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनफैक्ट जो हमारा नीचे होता है एग्जीक्यूटिव जो होता है, मेनली डीएफओ होते हैं। डीएफओ के बाद कंजर्वेटर होते हैं, कंजर्वेटर के बाद सीसीएफ होते हैं, उसके बाद एपीसीसीएफ होते हैं, पीसीसीएफ होते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर है ऑफिसर्स का। इसके अंदर नीचे भी होते हैं रेंज एसीएफ होते हैं, रेंज ऑफिसर्स होते हैं जो कि फील्ड में होते हैं। एसीएफ का मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा। डीएफओ मींस वैसे तो हम रीजनल ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका डीसीएफ है, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके। और मैं हुआ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये आपको ग्रेजुअल वो दिखेगा कि असिस्टेंट। ये स्टार्टिंग से ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर कौन होता है और सबसे ऊपर हमारा जो होते हैं पीसीसीएफ, जिनको कहते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसमें हमारा जो हेड होता है वो होता है पीसीसीएफ हॉफ, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स। वो मतलब होता है पीसीसीएफ ही रैंक का है। देयर इज अ सिलेक्शन ग्रेड, जो कि डिपार्टमेंट में कई पीसीसीएफ हो सकते हैं, लेकिन वन विल बी एट द टॉप। तो वो जो है जो कि हेड करेगा डिपार्टमेंट को, दैट इज डेजिग्नेटेड एट पीसीसीएफ हॉफ। हॉफ मतलब हेड ऑफ फॉरेस्ट। हमारा भी फोर्स है, बिकॉज आप देखेंगे जैसे मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, बिलो एसीएफ हमारा गार्ड, डेप्यूटी रेंजर एंड रेंज ऑफिसर, जी, दे आर यूनिफॉर्म पर्सनल्स। राइट। ठीक है, जैसे पुलिस होता है नॉर्मल सिविलियंस के लिए, ये फोर्स होता है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ये हमारा फॉरेस्ट फोर्स, बिकॉज सबसे पहला हमारा जो रोल है वो प्रोटेक्शन का ही है कि फॉरेस्ट में कुछ भी कोई भी क्राइम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो हमें कंट्रोल करना है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड कंट्रोलिंग ऑल्सो। तो एक तरह से हम लोग पुलिस का भी जॉब करते हैं इन द फॉरेस्ट एरिया, नॉट बियॉन्ड द फॉरेस्ट एरिया। अगर फॉरेस्ट में कोई क्राइम हो गया, पेड़ कट गया, जंगल कट गया, वाइल्ड लाइफ हंटिंग हो गया, देयर आर लॉज और एक्ट्स, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है। तो ये डिफरेंट लॉज के फ्रेमवर्क्स हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं और जिससे हम पावर डिराइव करते हैं और जिसके तहत हम एक्ट करते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऑडियंस को भी समझा रहा हूँ, खुद भी समझ रहा हूँ। सबसे ऊपर होते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर एंड हॉफ। उसके बाद आते हैं जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में देखें तो देयर इज ए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ एक अलग डिवीजन है ना, एक ब्रांच है। हाँ, डिवीजन ही एक तरह से कह सकते हैं। विद इन द डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक टेरिटोरियल होते हैं और एक वाइल्ड लाइफ। एक वाइल्ड लाइफ होता है। तो वाइल्ड लाइफ का जो ज्यूरिडिक्शन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में होता है। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स। ठीक है, इस तरह की जो बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, अगर यहाँ देखेंगे तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। राइट। और सेंचुरीज में आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ जैसे धौलाधार सेंचुरी है हमारे पास, जैसे चंबा में सारे हैं, जैसे खजियार है, सेचुवान नाला है, तरह के बहुत सारे जो हैं हमारे सेंचुरीज होते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्शंस इसमें जो होते हैं इन्वॉल्व होता है, जिसके बेसिस पे ये कैटेगराइज करते हैं। तो ओवरऑल जो मैं ये कह रहा था कि ये जो जितने प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं इनको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही गवर्न होते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज विंग बना दिया गया है
जिसको कि अगेन पीसीसी वाइल्ड लाइफ हेड करते हैं, जिनको हम चीफ वाइल्ड लाइफ कहते हैं, वार्डन। सरोज जी, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा क्लियर करके ये बताइए, टेरिटोरियल और वाइल्ड लाइफ दोनों को अलग डिवीजन, अलग विभाग जो किया गया, इसके पीछे कारण क्या है और ये दोनों है क्या अपने में? अब आप जब फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप जब देखेंगे तो टेरिटोरियल जो है वो बेसिकली जो पूरे हिमाचल को डिविजन्स में बांट दिया हमने, ठीक है। तो डिवीज़न में बांट दिया तो हर टेरिटोरियल डिवीज़न के पास कुछ एक जुरिडिक्शन होगा। फॉर से एक धर्मशाला, तो धर्मशाला टेरिटोरियल डिवीज़न में ये धर्मशाला का पूरा एरिया आ गया। तो अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो तीन क्या 4 डिविजन्स हैं, देरा, पालमपुर और नूरपुर एंड धर्मशाला। तो इनको जो है वो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल के हिसाब से इसको बांट दिया गया है, एरिया में डिवाइड कर दिया गया फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कवर करते हैं सारे के सारे एरिया। इनका बहुत सारा फोकस होता है क्योंकि इनका डेली मैन टू पर्सन जो आम लोगों से इंटरेक्शन इनका बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कई इश्यूज रहते हैं जो कि चलते रहते हैं। तो कहीं वाइल्ड लाइफ पे फोकस कम ना हो जाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप का जॉब है, हालांकि फॉरेस्ट में है। तो ये जो टेरिटोरियल के जो डीएफओ होते हैं वो जो है वो एक्टिविटीज़ जो सारे के सारे फॉरेस्ट के तहत जो उनको एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने प्रोटेक्शन रखना है, हमने प्लांटेशन करना है, हमने एफसीए डाइवर्जन देना है, हमने कोई प्रोग्राम और इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह के कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं। एंड देयर इज़ ए कैलेंडर फॉर दैट कि हाँ मतलब सीजन वाइज, जैसे फायर सीजन आया तो फायर से जंगलों को बचाना है, तो दैट इज़ तो सीजन वाइज डिफरेंट एक्टिविटी है। और वाइल्ड लाइफ जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है और प्रोटेक्टेड एरिया में फोकस थोड़ा सा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस स्पेशलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और उनके हैबिटेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ आपको जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें हम फेलिंग या जो रेगुलर फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ है वो नहीं करते। तो यहाँ मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो एक डिफरेंट हो जाता है, मोर फोकस्ड हो जाता है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट, उसके कंजर्वेशन पे। तो इस वजह से जो है डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ विंग बनाया गया ताकि हमारा अप्रोच बिल्कुल फोकस्ड है। अब जैसे मैं ही यहाँ हमारा जो कंजर्वेटर का ऑफिस है, मेरे अंदर 2 डीएफओज आते हैं। जैसे चंबा में है डीएफओ वाइल्ड लाइफ चंबा, कोई बोले डीएफओ चंबा तो इट मीन्स डीएफओ चंबा टेरिटोरियल। ओके, उनका जुरिडिक्शन पूरा चंबा में कुछ पार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डीएफओ वाइल्ड लाइफ चंबा जुरिडिक्शन है, तो फिर डीएफओ वाइल्ड लाइफ का कहाँ चंबा में जुरिडिक्शन होगा। तो आप चंबा के मैप देखेंगे तो उसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी। तो वो प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो उनको जो गवर्न करते हैं वो करते हैं डीएफओ वाइल्ड लाइफ, वो टेरिटोरियल से गवर्न नहीं होते। ओके, ठीक है। दोनों का रोल्स थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा मतलब कोलैबोरेशन में हम काम करते हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, कोलैबोरेशन में, मगर दोनों का जुरिडिक्शन अलग है। अब वाइल्ड लाइफ मैं ये जब कह दिया कि हम लोग वाइल्ड लाइफ पे फोकस्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि टेरिटोरियल वाले फोकस्ड नहीं है। टेरिटोरियल वाले भी उनके जुरिडिक्शन में अगर वाइल्ड लाइफ का कोई क्राइम होता है तो दे विल डील इट, पर हमारा थोड़ा सा ऊपर करके स्पेशलाइज्ड, हमारा थोड़ा आप एक कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशलाइज होके काम करते हैं वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइल्ड लाइफ को हैंडल करने के लिए रोल क्या होता है वहीं पर टेरिटोरियल, जैसे आप टेरिटोरियल में बोले, अगर टेरिटोरियल में नॉर्मल सिविलियन रिलेटेड कुछ जैसे पोचिंग विल बी कमिंग अंडर वाइल्ड लाइफ और दोनों में आएगा। कैसे, थोड़ा समझाइए। अगर वो पोचिंग जो है अगर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कोई सेंचुरी में हुआ, क्योंकि सेंचुरीज या नेशनल पार्क या कंजर्वेशन रिजर्व ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन नीड, ठीक है। कोई स्पीसीज है तो आपको वाइल्ड लाइफ जो है वो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया गया। तो उसमें जब हमने वो प्रोटेक्शन पर्पस ही हमारा उसको क्रिएट करने का प्रोटेक्शन है, तो वहाँ पे वाइल्ड आप नॉर्मल आदमी या हम भी यही मानेंगे कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है कंपेयर, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ वाले एडजॉइनिंग एरिया में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक बाउंड्री होगा। मान लो सेंचुरी बनाया तो उसका एक बाउंड्री होगा, पर एनिमल्स बाउंड्री थोड़ी देखते हैं,
नहीं देखते हैं। ठीक है, उनके लिए बाउंड्री तो उनके लिए नहीं है, बाउंड्री हमारे लिए है फॉर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, वो जानवर और ये एरिया बनाकर बेसिकली हम क्या करते हैं, उन जानवर को एक सेफ जोन देते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस कम हो। जिसे कोर एरियाज बोलते हैं हम। वो सेंचुरी के अगेन अंदर भी कोर एरिया और बफर एरिया में उसको बांटा गया है। ओके। लेकिन हम लोग ऐसा सेंचुरी को ये मान लें कि वो एक एरिया है जिसको मैंने आपको दे दिया है, जैसे आपका अपना लैंड है। Right. तो आप अपने लैंड में अपने आप को सेफ फील करते हैं। Right. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में हैं तो घर में ही रहते हैं, घर से बाहर भी तो आते हैं, रोड पे आते हैं, शहर में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तरह तरह से। तो वैसे ही है, पर आप अपने आप को ज़्यादा सेफ कहाँ फील करते हैं? घर में। ठीक है, तो एक तरह से उनके लिए बड़ा हैबिटेट हमने उनके लार्ज चंक ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड के साथ जो हमने उनको सेफ कर दिया कि ये हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। तो वहाँ पे उनको रखते हैं। उसके बाद वो स्पेशल एरिया क्रिएट कर दिया फॉर मैनेजमेंट, ताकि हम उनको चाहते हैं कि वहाँ वो उनको डिस्टरबेंस कम हो, उनका रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन सर्वाइवल ज़्यादा टाइम तक हम इंश्योर करें। अगर कोई स्पीसीज जो है, अगेन आपको पता होगा कि उसको डिफरेंट हम अकॉर्डिंग टू उसके पॉपुलेशन के बेसिस उसको कैटेगराइज करके रखा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, इस तरह के वाइड कैटेगरी फॉर द कंजर्वेशन पर्पस बनाए गए हैं। वो डिपिक्ट करते हैं कि कौन सा एनिमल जो है कितना मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब कि वो बस उसके बहुत कम पॉपुलेशन बचे हैं नेचर में, वाइल्ड में। और अगर उन पे सही ढंग से उनको कंजर्व नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, तो कुछ टाइम के बाद वो दिखने बंद हो जाएंगे। जैसे फॉर इंडिया, जैसे हमने इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट लेपर्ड था, इस तरह के कई प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो एक टाइम था जब टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था, तो नेशनल पार्क कुछ टाइगर रिजर्व्स क्रिएट किए गए टू कंजर्व एंड प्रोपागेट दिस स्पीसीज, ताकि वो उनका जनसंख्या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ आ जाए, सही सपोर्ट सिस्टम में आ जाए। वापिस हम उसको लेकर आए और वाइल्ड में। आप तो जू में भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, बट वो पॉपुलेशन काउंट नहीं होता। वाइल्ड के पॉपुलेशन को हम जो ओपन में फॉरेस्ट एरिया में ओपन में। ओके, तो इसके लिए ये चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से जो है, आपने जो सवाल ये कहा था कि वहाँ पोचिंग हो गया और यहाँ पोचिंग हो गया, तो क्या डिफरेंट है? दोनों पोचिंग एक ही रूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ही गवर्न, उसके हिसाब से एक्शन होगा। बट ये है कि हमारा एरिया में हम लेंगे एक्शन और इनके एरिया में टेरिटोरियल वाले लेंगे। लेकिन हमारा मैनेजमेंट डिफरेंस है, वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट से। इसमें पोचिंग दोनों में हो गया तो कोई डिफरेंस नहीं। रूल लागू करेगा, रूल लागू, टेरिटोरियल में भी वही लागू करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया मेरे ख्याल से, टेरिटोरियल और वाइल्ड। क्योंकि ऑडियंस भी जो है, कल के डेट में ऑडियंस में से कोई अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एंगल में जाना चाहता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहता है, उसके डिफरेंट डायमेंशन में बनाना चाहता है, तो उनको भी ये चीज़ों को आस्ते आस्ते क्योंकि आप आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के बाद यू get to know all these things. These are finer details of the department, inside the department. बट ओवरऑल अगर बाहर से देखें तो फॉरेस्ट सर्विस। सरोज जी, एक चीज गवर्नमेंट में बहुत होता है, जो एक डिपार्टमेंट के बंदा को दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप यहाँ पर ऐसा होता है कि टेरिटोरियल वाले को फॉरेस्ट कहीं पर प्रमोशनल ट्रांसफर हुआ, टेरिटोरियल वाला जो बंदा है उसको वाइल्ड लाइफ में भेज दिया गया, या वाइल्ड लाइफ वाले को टेरिटोरियल में भेज दिए, ऐसे इंटरचेंजेस होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप तो एज ए फॉरेस्ट सर्विस ना, आपको पता है कि तीन ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस। तो ये तीनों का जो है, मतलब इस सर्विस में आते हैं थ्रू सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं, और अकॉर्डिंग टू रैंक और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो है आपको सर्विसेज अलॉट होती है। ये सर्विस में आने के बाद आपको कैडर भी अलॉटमेंट होता है। जैसे मेरा कैडर हिमाचल प्रदेश है, तो आई हैव टू सर्व, मतलब पूरे टाइम मैं यहीं सर्व करूँगा। ठीक है, टिल रिटायरमेंट मेरा कैडर यही है। ठीक है, मैं हूँ XYZ स्टेट से, बट नाउ मेरा जो कैडर हो गया वो हिमाचल प्रदेश। एक बार कैडर मिल गया तो कैडर जनरली नॉर्मली चेंज नहीं होता है। जी। ठीक है, तो आपको पूरा सर्विस, हाँ सर्विस के दौरान जो है आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं बाहर। राइट, दैट इज़ वो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो
जो आपने सवाल किया था कि अब जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ गया तो आपको डिफरेंट रोल्स हैं। ये जो मैं वाइल्ड लाइफ आपको बोल रहा हूँ, टेरिटोरियल फॉर हमारा एक कॉरपोरेशन विंग भी होता है, तो दीज आर डिफरेंट रोल्स। तो रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बीइंग एन ऑफिसर आप सिर्फ टेरिटोरियल ये उस तरह से नहीं है, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आए हो। तो ये सारा कुछ जो है इंडियन सर्विस अंदर ही फॉल करता है। तो जैसे मैं आज यहाँ पे कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ में, इसके पहले मैं टेरिटोरियल में एज ए डीएफओ था, ठीक है। उसके पहले मैं कॉरपोरेशन में भी काम किया हूँ। वो क्या होता है? वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हमारा एक तरह से कह सकते हैं एक कॉरपोरेशन होता है जो कि टेक्निकली इसको बनाया गया है कि हमारे यहाँ जैसे चीड़ पाइन है या फिर ट्रीज हैं, फेल करने के लिए, काटने के लिए हम तो लगा रहे हैं ना, लेकिन जैसे पेड़ सूख जाते हैं, खराब हो रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चीड़ पाइन है जिससे कि हम बिरोजा निकालते हैं, रोजिन से जो भी है, अगर टर्पेंटीन ऑयल आप बोलते हैं या रोजिन जो है पेपर मेकिंग और अदर इंडस्ट्री, इवन ड्रग इंडस्ट्रीज वगैरह में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रोडक्ट इससे बनते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो रेजिन से फिर फर्दर उसका प्यूरिफिकेशन से अदर प्रोडक्ट्स वगैरह हम निकालते हैं। तो ये सारा जो कमर्शियल विंग हमारा एक तरह से कह सकते हैं वो कमर्शियल विंग है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो कि लॉगिंग एंड अदर थिंग्स, इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज को वो हैंडल करता है। तो दैट इज अगेन ए कॉरपोरेशन, पर उसमें जो हम ऑफिसर जो है ऑन एक तरह से वो स्टेट डेपुटेशन है, तो उसमें भी जाते हैं। स्टेट डेपुटेशन मतलब जैसे सेम स्टेट के अंदर ही, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बाहर है, कॉर्पोरेशन, बट वो स्टेट के अंदर है। तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत है, और वहाँ भी फॉरेस्ट हमारे जो उसके एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, एंड उसमें डीएम्स होते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे पोस्ट जो हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही हैंडल करते हैं। तो वो भी वहाँ पे जब एज पर रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे भी अपने सर्विसेज देने जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्टेट डेपुटेशन। विद इन द स्टेट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज, एक तरह से कह सकते हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें कि हम अपने सर्विसेज फॉर टाइम बिंग देते हैं। ये कॉर्पोरेशन मैं जितना आपसे समझ पाया हूँ ये सब्सिडरी है। हाँ, ये एक तरह से कोऑपरेटिव टाइप का कोऑपरेटिव है, और जो बेसिकली फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स निकलता है, हाँ, वो प्रोडक्ट्स को बनाना, उसको प्रमोट करना, उसका मार्केटिंग ये पूरा चीज करना, कॉर्पोरेशन एक्सट्रैक्शन करना, जी, ठीक है, ये काम करता है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। इवन ये जो ये फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट बनता है या फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट रॉ निकलता है, जैसे रेजिन आप बताएं, ये क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद इन्वॉल्व होती है इसको निकालने में, या वो प्राइवेट पार्टी को भी एंगेज करती है इसमें? हाँ, वो जैसे अब कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन आजकल जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि कम से कम हम लोगों को पे रखें, एवरीथिंग हैज़ टू बी आउटसोर्स्ड, और वो अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी एसेंशियल की अब जैसे ऑफिसर्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही, नीचे कुछ स्टाफ रिक्वायर्ड होंगे, बट वर्क फोर्स जो है वो लाइबिलिटी हो जाती है कई बार गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा वर्क फोर्स हैंडल करने में भी, और उसमें लिटिगेशंस भी बहुत होते हैं। तो ये सारे काम जो है हम आउटसोर्स करते हैं ऑन द टेंडरिंग बेसिस। जी जी, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन भी क्या करती है, जो भी एक्सट्रैक्शन और ये सब का काम है वो टेंडर आउट करती है। तो उसमें लोकल जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वो टेंडर लेंगे, जो टेंडर लेगा फिर वो उस चीज़ को एक्सिक्यूट करेगा। इस विषय में एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, हाउ द फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेस्ट डिवीजन जो है, या एक राज्य का या ये राष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर भी आता है ये? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, राइट। एट द सेंटर यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एवरी स्टेट हैज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राइट। तो ये सोसाइटी को कैसे इन्वॉल्व करती है, और सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करती है इन द बिगर पिक्चर? लार्जर पिक्चर जो ये फॉरेस्ट का जो आपने बहुत ही मतलब सही चीज़ पूछा कि हाउ, मतलब हम सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ये विदाउट लोगों के सहयोग से हो नहीं सकता। सबसे पहला तो बिकॉज दिस इज, हम लोग अपने ये में कहते हैं कि दिस इज एन ओपन रिसोर्स, इसको बंद करके नहीं रख सकते आप। तो कहीं यहाँ से आप अगर कहीं भी जाओगे तो आपको
रोड के साइड फॉरेस्ट दिखेगा, वहाँ पे कोई है नहीं, ना ही वो बाड़बंदी है, ना ही उस तरह का कुछ है, आप ओपनली फॉरेस्ट में जा सकते। तो कहने का मतलब है ये ओपन रिसोर्स है और इसको एक डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट जो है इंडिविजुअली चाहे कि इसको हम रन कर लें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी वहाँ के लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप एवरीथिंग लकड़ी कि आप जो ये सांस ले रहे हो, जो प्योर हवा ले रहे हो, ये जो प्योर पानी ले रहे हो, ये सब कुछ फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। तो कोई इंसान ये सोचे कि मैं फॉरेस्ट पे मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। विदाउट फॉरेस्ट लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है। पहले फॉरेस्ट है, देन लाइफ, मतलब लाइफ उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं इकोलॉजी, या आप कहते हैं इकोसिस्टम। इट्स व्हाट इज दिस, दिस इज ये एक ताना बाना है ना, सिस्टम है जिसमें हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फूड चेन जो हम कहते हैं, या किसी भी तरह से आप इसको डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, मेरा तो सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप बिना सांस लेके ज़िंदगी जी सकते हो तो आप फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो पॉसिबल नहीं है। वो अगर कोई ये कहे कि मेरी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बिना सांस लेके ज़िंदगी जी सकते हो तो आप, तभी मैं कह सकता हूँ कि आप फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट ही जो है वो कार्बन सिंक है। आज के डेट में हम फॉरेस्ट्री या प्लांटेशन या फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने पे क्यों जुड़े हुए हैं, इसलिए ही जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको फ्रेश एयर दे रहा है। कहते हैं ना इसको ग्रीन लंग्स भी हम कहते हैं, सिटीज में हम इसको एक नया टर्म दिए ग्रीन लंग्स। ग्रीन लंग्स 100%। तो ग्रीन लंग इज कुछ भी नहीं है, यही है, हवा के लिए हम जरूरत है, तो उससे बड़ा और क्या डिपेंडेंसी मैं बता सकता हूँ। तो लोगों का, इसलिए हम लोगों कई बार क्या होता है, लोग क्या होता है आम जिंदगी में अपनी जरूरतों में ये सब चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, हम आज बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, पानी नहीं आ रहे, बड़े बड़े शहरों में आप पता चल रहा है पानी की कमी। बैंगलोर बोलिए, चेन्नई बोलिए, दिल्ली बोलिए, सब कहीं ना कहीं या रोड, इतने रोड कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, तो सब में जो है अल्टीमेटली फॉरेस्ट एरिया ही डाइवर्ट, हम तो पेड़ काट के ही शहर बना रहे हैं ना। जी। शहर से पहले तो जगह जंगल ही था, एग्री, और वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ज़रूरतों का कोई अंत है नहीं, लेकिन हमारे को कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल, तो उतना ही एसेंशियल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, या हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। अलावा भी क्या है, हम कंजर्वेशन में भी लोगों का साथ लेते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ बने हुए हैं यहाँ, जैसे कि विलेज, एक तो है JFMC, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा भी अब तो FRA के तहत FRC भी है। ठीक है, FRC क्या होता है? फॉरेस्ट राइट कमेटी। अच्छा, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करते कि किसी एरिया में उनके राइट्स को जो है इन्फ्रिंज ना हो, उनके राइट्स। ठीक है, और क्या एक्टिविटी होगा, क्या डेवलपमेंट होगा वहाँ पे। मान लीजिए आज की डेट में आपको पावर प्लांट बिठाना है कहीं पे, फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट करना है, देन आपको FRCC से परमिशन चाहिए होता है, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी। ठीक है, ये क्या तो ग्राम सभा के थ्रू उनका रिजोल्यूशन वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है पंचायती राज सिस्टम से। मतलब पंचायत का स्ट्रक्चर है, वहाँ से इसमें मेंबर्स होते हैं। हाँ, प्लस फॉरेस्ट डिवीजन से भी मेंबर होते हैं, डिपार्टमेंट के भी होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं। तो वो इंश्योर करते हैं कि जो है आपके राइट्स जो है किसी जंगल में, किसी एरिया में है, वो क्योंकि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फॉरेस्ट, लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, और लैंड उसके मल्टीपल यूज़ होने के कारण क्या होता है कि देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑन द लैंड। अगर लैंड ही नहीं होगा तो आप फॉरेस्ट, मल्टीपल यूज इन द सेंस, मल्टीपल जितने भी डेवलपमेंट के लिए आप आज के डेट में आप देखो तो ज़्यादातर आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है मोस्टली उसमें फॉरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ हमारे पास एक स्पेशल मतलब एक्टिविटीज़ में जो है वो FCA है। FCA में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसके तहत हम लैंड को डाइवर्ट करते हैं फॉर अदर यूज़ के लिए।
नॉन फॉरेस्ट्री यूज, नॉन फॉरेस्ट्री यूज मतलब अगर सड़क बनना है, कोई डैम होना है, कोई माइनिंग होना है, तो अगर वो फॉरेस्ट एरिया में है तो आप डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उस लैंड देयर इज़ अ प्रोसीजर अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसके तहत क्या होता है उस एरिया को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको उस एरिया में वो काम करने के लिए हम परमिशन देते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू ही आप वो चीज़ को कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर टू रेगुलेट कि हाँ वो लैंड जो मैंने कहा एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो लैंड अनरेगुलेटेड ना रह जाए, फॉरेस्ट अनरेगुलेटेड वे में डिग्रेड ना हो जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, जिसके तहत जो है हम लैंड डाइवर्जन, तो कोई भी इंसान बोलेगा कि मैं फॉरेस्ट में अपना घर बना लूँगा तो नहीं बना सकते, ठीक है। कोई भी कंपनी बोलेगी कि नहीं यहाँ बहुत मिनरल है और मैं यहाँ से मिनरल निकालना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट एरिया में मैं माइनिंग करना चाहता हूँ, तो माइनिंग नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिकली जो है फॉरेस्ट से ही सब कुछ आपको आज के डेट में, तो सारा डेवलपमेंट जो है वो फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने माइंस आपको कोल माइंस है, चाहे आपके स्टोन क्वेरी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया में ही मिलेंगे आपको, और वो लैंड डाइवर्ट हो रहा है उस एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही जो है आपको पूरा का पूरा रिसोर्स जो है, रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से ही डिराइव हो रहा है। इस विषय में ना दो प्रश्न आ रहा है। पहला तो जो मैसिव कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, राइट, आप ये नोटिस किए होंगे कि लास्ट 5-7 सालों में ये जो एरिया में अभी हम लोग हैं धर्मशाला में, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सब जगह हो रहा है। अब शिमला आप देखे होंगे, वो हिल स्टेशन से ज़्यादा कंक्रीट जंगल लगता है, सॉरी टू से बट दैट्स द रियलिटी। और वैसे ही मैं कुछ जगह में धर्मशाला में इसके अगल बगल घूम रहा था, तो मैं एक चीज़ नोटिस किया, lot of constructions is going on and lot of legal है illegal है, I'm not the right person to comment on that, but lot of construction is going on। और उसके बाद मैं देखा कि आस्ते आस्ते मुझे ऐसे क्यों पता नहीं फील हुआ कि शिमला जैसा अभी है, आज से शायद से मैं 10-15 साल बाद आऊँगा धर्मशाला में, मुझे वैसे ही लगेगा। आप अगर खरोटा रीजन साइड में जाओगे, आप अगर खनियारा साइड में जाओगे, तो आज से लेके मैं 2015-16 में सरोज जी मैं जब जाता था वहाँ पर, इट वाज मीन्स फुल जैसे एकदम वर्जिन एरिया जैसे फील होता था, राइट। बट अब ऐसा है कि वो मोर इनटू दिस टूरिस्टिक, मैं टूरिज्म खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवर टूरिज्म इज ऑलवेज अगेन अ प्रॉब्लम। तो हाउ ये जो ग्रोइंग डिमांड है जो आपने बताया लैंड यूज़ का, ग्रोइंग डिमांड के साथ आप लोग के ऊपर ग्रोइंग प्रेशर भी होता होगा चीज़ों को क्लियर करने के लिए, वही तो सबसे हाउ यू बड़ा हैंडल यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जॉब का, कि आपको पता है कि ये लैंड का जो है वो मल्टीपल यूज़ है, तो कैसे, मतलब आप ये नहीं कह सकते, मैंने कहा ना कि आपने कहा ना कि जैसे शिमला तो लग रहा है, तो हर एक सिटी जो है वो तो अपने आप में चेंज होता है, बढ़ता ही जाता है। सिटी कोई भी मुझे लगता नहीं है कि आज के डेट में कोई सिटी छोटा हो रहा है। सारे एक्सटेंड जब होता है, एक्सटेंड करता है, धर्मशाला भी एक्सटेंड करेगा, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इनफ्लो है, तो व्हेन देयर इज अ डिमांड, आपने कहा डिमांड है तो सप्लाई तो आएगा ही आएगा, चाहे। इस चीज को नेचर का इकोलॉजी को बैलेंस कैसे करते हैं, और जिसको मतलब, तो इसके लिए ही मैंने कहा ना कि वही एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। क्या उसे हम लोग ग्राउंड लेवल में मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, अभी हम लोग बहुत हद तक, देखिए आप किसी भी चीज़ को, पुलिस है तो क्राइम क्या ख़त्म हो जाता है, क्राइम नहीं होता, वो नहीं। चीज़ों को मिनिमाइज और कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए होता है। कोई भी चीज़ मैं ये कहूँ कि ये नहीं, मैं पूरी तरह से इसको ऐसा करता हूँ, नहीं, हम लोग, हमारा काम है उसको रेगुलेट करना, एंड दिस एक्ट इज़ ऑल्सो रेगुलेटरी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना, हमारा जो मेन जॉब है, मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको कहा था कि मेरा प्राइमरी जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही है कि चीज़ों को जहाँ है यथा स्थिति पे पहले रखो, जिसमें कि लैंड एंड फॉरेस्ट कवर है, वाइल्ड लाइफ है। इन सेकेंड आता है रिसोर्स ऑगुमेंटेशन।
अगर फॉरेस्ट डिग्रेड कर रहा है तो हम प्लांटेशन करते हैं इसको रीस्टोर करने के लिए। इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन जो है हमारा वन ऑफ द फोकस है। हम पानी के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी हम काम करते हैं। हम चेक डैम्स वगैरह बनाए, तालाब बनाए, सोकिंग पिट्स बनाए, ट्रेंचेस बनाए, जिससे कि ज़मीन के अंदर से पानी तो सब निकाल रहे हैं, बट वी आर डूइंग सच एक्टिविटीज़ जो कि उसको रिचार्ज करता है। हमारे ये फॉरेस्ट से ही आपका जितना एक्वीफर वगैरह है वो रिचार्ज होता है, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ अ गुड मतलब जैसे मैंने बोला कार्बन सिंक है, तो पानी को भी सिंक टान लेता है, वाटर को भी वो पर्कुलेट करता है। तो और उसको क्योंकि उसका सॉइल में कंक्रीटाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए पूरा टान सकता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा ह्यूमस वगैरह होता है जो वाटर फ्लो को धीरे कर देता है। और इसको एड करने के लिए हम उसमें सोकिंग पिट्स, ट्रेंचेस वगैरह भी बनाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी। सोकिंग पिट्स क्या होता है बेसिकली? सोकिंग पिट जनरली, जैसे पहले हम लोग सोक पिट का कंसेप्ट वहाँ से आया था, जैसे टॉयलेट वगैरह बनाते थे तो उसके साथ पुराने टाइम में एक सोक पिट बनाते थे जिसमें जो नीचे एकदम गड्ढा टाइप का रिंग बैठा के जो होता था। तो हम लोग उसी तरह के कंसेप्ट जो है वो फॉरेस्ट में, कि लैंड है, फॉरेस्ट फ्लोर है, उस पे कई जगह पे हम छोटे छोटे गड्ढा कर देते हैं, पिट बना देते हैं। अच्छा, सोकिंग पिट, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा और ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो वो नीचे जाएगा। उसी तरह हम ट्रेंच बनाते हैं, ट्रेंच के भी मतलब साइंटिफिकली अदर तरीके से बनाते हैं, ताकि वो जो पानी फ्लो हो बह के रन ऑफ ना निकल जाए, अटक जाए उसमें पानी उसमें जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होकर एंड ऑफ द डे ग्राउंड वाटर टेबल को बैलेंस करने के लिए। तो मतलब इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट फोकस यही लाइफ वीक है, इस तरह से कई प्रोग्राम्स हम है जिसमें कि हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसको ऑगुमेंट करो। तीसरा जो है लोगों को उसके बारे में अवेयर करो कि ये ज़रूरी है जी। अवेयरनेस कैसे करते हैं? अवेयरनेस हम डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं। लोगों जैसे हम आप कई तरह के सेलिब्रेशन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, चाहे वो अर्थ डे है, चाहे आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इवन प्लांटेशन के, अभी जैसे हमारा प्लांटेशन होगा तो वन महोत्सव मनाते हैं हम, जिसमें कि हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आओ जी पौधा लगाओ, ठीक है, यू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द मदर नेचर, जहाँ से आप सब कुछ डिराइव कर रहे हैं। लोगों को ये ध्यान नहीं रहता ना, जो आपने कहा भी था ना कि लोग कैसे लोगों को बेनिफिट है, तो फॉरेस्ट से तो आपको जितना, अगर हिमाचल को बोले तो हिमाचल की पहचान तो फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो आप बोल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल में भी अर्बनाइजेशन तेज़ी से शुरू हो गया है। जब अर्बनाइजेशन फास्ट होगा तो ये जो कहीं ना कहीं उस पर इन्वायरमेंट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वी ट्राई टू हाउ कि कैसे इसको मिटिगेट कर सके। डेवलपमेंट तो होना ही होना है, लेकिन मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, तो डिजाइन मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज ऑल्सो, कि ठीक है इम्पैक्ट तो होगा लेकिन इम्पैक्ट को कम कैसे करें। अग्रीड। ठीक है। यहाँ ना एक छोटा चीज है सरोज जी, आप जोशीमठ के बारे में सुने होंगे उत्तराखंड में। अभी तो लैंडस्लाइड्स वगैरह वही पॉइंट में आता है कि घर में दरार आ जा रहा है, फट जा रहा है, एंड वन ऑफ द रीजन इज लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ बिग स्केल कंस्ट्रक्शन। एंड हम ये जो जोन में है, दिस इज सेस्मिक जोन 5, वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, एक ऐतिहासिक भूकंप आया था 1905 में, पूरा हिमाचल को हिला डाला था, मतलब उस समय तो पंजाब हुआ करता था। ठीक है, अब ऐसा ही कंस्ट्रक्शंस कुछ चल रहा है, उससे क्या ये इकोलॉजिकल बैलेंस या जैसे जोशीमठ में हो रहा है वैसे ही कुछ फिर हम कांगड़ा रीजन में, धौलाधार रीजन में देख सकते हैं ऐसा कुछ, कि नहीं देखेंगे ऐसा कुछ? देखिए हमारी तो इच्छा रहेगी कि हम ना देख सकते, बट जो हो रहा है रियलिटी, लेकिन ये है कि मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा जो जोशीमठ के बारे में आप कह रहे हैं ना, नेचर आपको वार्न करता है। कोई भी चीज़ होने से पहले आपको इट गिव्स अ इंडिकेशन। आप अगर इंडिकेशन पकड़ लिए, रीड कर लिए टाइमली, एंड यू हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप, मिटिगेशन मेजर्स। इंडिकेशन तो जोशीमठ भी है ना एक हमारे लिए। तो मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि अगर वो उस तरह की चीज़ें हैं तो आपको इंडिकेशन मिलता है। को कहीं ना कहीं अब डेवलपमेंट में वो टाइम आ गया है जब हमें इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। क्या हम वो करके डेवलपमेंट कर रहे हैं? यहाँ पर भी जो हिमाचल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है और एक टाइम राइपनिंग होता है। जब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड तो हम है नहीं, जो हमारे पास आज की डेट में जो बाहर
बाहर में डेवलप कंट्रीज में जो सारे टेक्नोलॉजी हैं, मैं कहूँगा हो सकता है इंडिया में भी होगा, लेकिन हम कितना उसको फील्ड पे यूज़ कर रहे हैं और कितना हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम कितना कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल एंगल को रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक स्टेट। जैसे चूल्हा जलाते थे तो लकड़ी जलती थी तो उससे धुआं होता था, तो हमारा पहला ये था कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस यहाँ से निकल रहा है, तो सिर्फ ग्रीन हाउस गैस वहीं से निकल नहीं रहा, वो मोटर में भी निकल रहा है। स्लोली एंड स्लोली पहले वो लकड़ी वाले चूल्हे बंद किए सरकार ने एंड गैस स्टोव्स वगैरह दिया, ठीक है, इसके लिए कई योजनाएं वगैरह चली। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हम बाद में पता चला कि ठीक है नेक्स्ट हमारा टारगेट, क्योंकि सारे प्रॉब्लम को आप एक साथ एड्रेस नहीं कर सकते, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो गवर्नमेंट ने अब देखा कि नाउ नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी। हिमाचल में हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल में भी वो चीज़ें आ रहा है और आया है, काफ़ी रेगुलर बसेस। यहाँ पर सीएनजी स्टार्ट हो चुका है? हाँ, कुछ सीएनजी बसेस हैं मतलब, और हमारे यहाँ और गवर्नमेंट और भी प्लान कर रही है इलेक्ट्रिकल बसेस भी लाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी, और इस गवर्नमेंट की तो खास करके प्रायोरिटी है कि हम हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बना कर रखें, ठीक है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अब गवर्नमेंट के पास कितना रिसोर्स होता है, गवर्नमेंट जो है उस रिसोर्स को जो है एलोकेशन करती है, तो कई बार कंट्राडिक्शंस होते हैं, बट ओवरऑल गवर्नमेंट यही चाहती है कि इन्वायरमेंट कंसिडरेशन हो, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट के कंसिडरेशन बढ़ते ही जा रहे हैं और आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम जब तक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे डेवलपमेंट में, उसको मेजर पार्ट कि हमारा डेवलपमेंट हो, लेकिन कितना मिनिमम इम्पैक्ट किए हुए, मेरा कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट को हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब लार्जर पर्सपेक्ट है, ठीक है। उसके साथ हर एक किसी का लाइफ बैलेंस वे से कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे, वही मैं कह रहा हूँ, हमारा लाइफ डेवलपमेंट के साथ भी जुड़ा, हमारा लाइफ इन्वायरमेंट के साथ, हमारे सस्टेनेबिलिटी इनफैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा है। तो कह रहे हैं ना, उसको कैसे बैलेंस करना है, तो दोनों जो है अपने तरफ खींचता है, तो आपको क्या है वो दोनों कड़ी को मिला के एक बैलेंस मध्य मार्ग में चलने की कोशिश करना है। सरोज जी, एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर आपका हर दिन का दिनचर्या क्या होता है, मतलब व्हाट इज योर एवरीडे डे टू डे लाइफ, सुबह से लेके शाम तक क्या होता है? सुबह से कुछ तो रूटीन वर्क्स होते हैं, जैसे रूटीन वर्क्स आए, जैसे कि हमारे पास जूज हैं, हमारे पास ये एरिया है। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही जू होता है बेसिकली? हाँ, बेसिकली ऑल जू, ये मैंने आपको बताना भूल गया कि हमारे पास जो जू होता है वो भी अंडर वाइल्ड लाइफ ये ही होता है, वाइल्ड लाइफ विंग के अंदर ही है। जस्ट लाइक एक एंटिटी वो भी होता है जिसको हम रेगुलेट कर रहे होते, इसको यहाँ पैसा चाहिए, आज उसने कोर्ट केस कर दिया, आज उसको जो है छुट्टी चाहिए, ठीक है, आज इसकी वो रिटायरमेंट हो गई तो उसको देने हैं। सब ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है ना? हाँ, हमारा ई ऑफिस के थ्रू ये सारा का सारा चलता है। हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन उसमें किया है कि पहले हम फाइल वर्क ज़्यादा करते थे, फाइलें हमारी, इसलिए मेरे टेबल पे आपको शायद फाइलें नहीं दिख रही है क्योंकि हमने सारा कुछ कंप्यूटर में ई ऑफिस के थ्रू हमारे यहाँ ई ऑफिस चल रहा है। तो ये रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क के अलावा जैसे अब हम यहाँ पे कांगड़ा में ही एक नया जू, इनफैक्ट जो आप बनखंडी जो है बगलामुखी जो टेम्पल है, हाँ जी, जहाँ पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आ रहा है, देरा, हाँ जी, देरा तरफ जब आप आएंगे, क्योंकि वो हाईवे है जो आपको उधर से आता है चंडीगढ़ से टुवर्ड्स होशियारपुर साइड से जो इस तरफ आ रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो करंटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो उसको मॉनिटरिंग करना है, उसमें इनपुट देना है, उसमें उसका सारा का सारा प्रोसेस है उसको करना है। तो उसमें इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, 250 हेक्टेयर के करीब में हम लोग वो जू को, नया जू जो है वो डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इट विल बी वन ऑफ द स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट इन द होल कंट्री। How so? मतलब how it would be different from the rest of the zoos in the zoos? Because most of the zoo में आप जाएंगे तो वहाँ zoo ही होता है। हमारा यहाँ zoo, safari and aviary, everything in a it's a big area. It's a big area। तो सेम कॉम्प्लेक्स में हम काफ़ी कुछ चीज़ों को ला रहे हैं, तो that's why, और हर एक चीज़ों को हम थोड़ा सा कह सकते हैं ना, उसको यूनिक वे में हम डिज़ाइन करके और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ तक मैंने आपको बोला कि हम डेवलपमेंट में जो है गवर्नमेंट का मोर कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट में भी हमने बीइंग अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम जिस चीज़ को कहते हैं उसी चीज़ को हम खुद ना करें, तो दैट विल बी कैसे है ना कि वो
what you teach and you don't practice that, तो इस वजह से हम जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल एंगल को ध्यान में रखते हुए हमने IGBC रेटिंग ली हुई है। वो क्या होता है सर? IGBC जो है वो एक्चुअली बिल्डिंग लैंडस्केप या बिल्डिंग को कितना ग्रीन, इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, जीरो कार्बन एमिशन। हाँ, और ये सब चीज़ों को कंसेप्ट में मिनिमम लैंडस्केप को आपको उसमें कई क्राइटेरियाज हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम है मेरे ख्याल से जो क्राइटेरिया जो मैक्सिमम सर्टिफिकेशन है वो आई थिंक प्लैटिनम रेटिंग है उसमें की। तो हम लोग उस चीज़ को भी अपने प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से हो कि हम इन्वायरमेंटल एंगल को भी सर्टिफाई करें कि हम एज ए डिपार्टमेंट ही उस चीज़ को वायलेट ना करें। तो हमने प्लैटिनम रेटिंग के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है एंड वी आर अकॉर्डिंगली उसी को हम प्रोजेक्ट को उस एंगल से भी हम स्टीयर कर रहे हैं ताकि हमें वो रेटिंग मिले। और एक बेंचमार्किंग तैयार कर रहे हैं, बेंचमार्किंग जो अभी तक हुआ नहीं है कहीं भी, किसी भी जू में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ना मतलब कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव इट। आपने जो कहा कि एक बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ भी डेवलपमेंट हो सकता है। इसको पहले इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए करने का, तो दैट डिटर्मिनेशन फैक्टर कर दैट वी आर ट्राइंग टू डू। दैट्स कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। मतलब सरोज जी ऐसा एफर्ट ले रहे हैं दैट ये जो बोल रहे हैं वो सच में जब अगर होगा, भगवान करे हो जरूर, हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। ये एक एग्जांपल होगा दूसरों के लिए, दूसरे स्टेट्स के लिए, दूसरे डिविजन्स के लिए कि इस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से और कैसे। हाँ, देयर इज अ वे। मतलब कोई चीज जब आप करके देते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो दैट एक्ट एज अ एग्जांपल हिसाब से आ जाता है, बेंचमार्क हो जाता है। सही बात है। फिर लोग भी उसको बोलें कि नहीं, बाकियों के ऊपर भी प्रेशर हुआ कि ना वी हैव टू आल्सो फॉल इन लाइन एंड वी हैव टू, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओनली थिंकिंग इज दैट। तो इस हिसाब से हम एंड ये आपके दिन भर की कामचर्या, ये तो हुआ, उसके अलावा मीटिंग्स हैं, ये यू आर नेवर फ्री। उसी दौरान ये भी टाइम निकालना पड़ता है। कई लोग आते हैं मिलने, फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना है, उनके साथ उनके इश्यूज को सॉल्व करना है, तो पब्लिक डीलिंग भी है बीच में। सर जी आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितना साल हो गया टोटल? मैं 2010 बैच का हूँ, ठीक है। तो 10 से आप 15 ईयर्स। सो इस 15 ईयर्स की जर्नी में आप फॉरेस्ट को लेके ही डील करो 15 साल, राइट? इन डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट रोल्स, सबसे डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेना पड़ा होगा, डेफिनेटली, राइट? वो तो पार्ट है जॉब का। अब मुझे या ऑडियंस को भी जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि आपके ये डिफिकल्ट डिसीजंस में से ऐसा कोई लाइफ में है जो आपके लिए आपका नज़रिया भी बदल दिया बहुत चीज़ों के ऊपर, ऐसा कोई डिसीजंस, ऐसा कोई चैलेंजेस आपने फेस किया अपने करियर में? देखिए, जब मैं बोला ना कि पूरा का पूरा जो लाइफ है ना वो कंट्राडिक्शन के साथ भरा है, और आप लाइफ में डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट लर्निंग लेते हो, उसके हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग भी जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज होती है, इम्प्रूव होती है। जब मैं फॉरेस्ट सर्विस में आया, बिकॉज मैं एक फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट भी हूँ। ओके, बीएससी मैंने फॉरेस्ट्री में किया। देन आई डिड माई एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। जब तक मैं फॉरेस्ट्री ग्रेजुएशन में नहीं आया था, तब तक मुझे नेचर के प्रति जो प्यार होता है ना, वो तो बचपन से किसी में ज़्यादा किसी में कम, पर हर किसी में होता है। वो जो है वो और बढ़ता गया। जब मैं फॉरेस्ट्री करने आया तो मुझे वो चीज़ें मैं और साइंटिफिक वे में मैंने समझा। बचपन से डिसाइडेड थे कि आप फॉरेस्ट में जाओगे? मैं ये तो नहीं कह सकता। हाउ यू डिसाइडेड कि फॉरेस्ट? बिकॉज मैक्सिमम ऑडियंस के लिए ये सब्जेक्ट, ये डोमेन भी शायद से फर्स्ट टाइम वो सुन रहे होंगे, फॉरेस्ट्री। हाँ, फॉरेस्ट्री जनरली लोगों को पता नहीं होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने +2 किया, उसके बाद एज अ आम स्टूडेंट की तरह मैं भी था कि भाई या तो इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल लाइन पे जाना है, ठीक है। तो मैंने +2 में चूंकि बायो रखा था, तो मेडिकल लाइन में आना है, तो मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था। पर वही होता है ना, समहाउ आप को कहाँ जाना होता है, कुछ तो डेस्टिनी भी होता है, मैं ये मानता हूँ। एक सेट तो होता है, एंड दैट है आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि आपको कहाँ जाना है वो आपको लेकर जाता है। फॉरेस्ट्री मैं तब तक सुना भी नहीं था जब तक मैं +2 किया था अपना, तब तक मैं नहीं जानता था यार फॉरेस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट भी होता है। तो उस समय क्या हुआ, मैं
मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मेडिकल एग्जाम्स मैंने लिखे थे, बट समहाउ वो क्लिक नहीं हो पा रहा, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया यार साथ में एग्रीकल्चर का भी ICAR जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें उसको भी भर लो, दैट इज अलाइड, एक तरह हम इसको अलाइड फील्ड मानते हैं फॉरेस्ट्री के साथ। हाँ, एग्रीकल्चर जो जिसमें हम कहते हैं ना ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है, जो पालमपुर में भी है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो जो है ICAR जो है वो कंडक्ट करता है एग्जाम्स को, ठीक है। तो ये जो है ICAR जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो मल्टीपल फील्ड, जैसे फॉरेस्ट्री, एग्री, तो उसमें एक फॉरेस्ट्री भी है। तो मैंने वो एग्जाम दिया, तो मेरा उसमें कुछ रैंक आ गया, देन आई वेंट टू कहीं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, तो सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, अलग अलग ये होते हैं, तो सबका एक साथ इकट्ठा करके वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो होता है, हाँ, मतलब एडमिशन के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ जब गए तो यू हैव टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम और कॉलेज, ये सब चीजें, कुछ रैंकिंग काउंसलिंग वाला सिस्टम था। हाँ, काउंसलिंग जो होती है, ठीक है। BSc में भी, क्योंकि जनरली हम लोग सुने बीटेक में ऐसे होता है, रैंक काउंसलिंग के हिसाब से होता है। नहीं, BSc के केस में भी था। हाँ। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैं तो +2 तो किया था झारखंड से जी, DAV पब्लिक स्कूल से, ओके। मैंने +2 किया है। मैं DAV मॉडल स्कूल से +2 किया है। अच्छा, तो मैं बोकारो DAV बोकारो से मैंने +2 किया। उसके बाद हम लोग वही तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, 1 साल नहीं हुआ तो 1 साल ड्रॉप किया। उसके बाद मेडिकल वाले एग्जाम्स भी लिखे और ये भी लिखा ICAR का। तो फिर उसके बाद दो काउंसलिंग में जब हम गए तो वहाँ पे फिर वो स्ट्रीम और वो चूज करने को मिल रहा था। कॉलेज कौन सा था जहाँ फॉरेस्ट्री पढ़े हो? मैं यहीं हिमाचल के डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी से, जो सोलन में है, वहाँ से मैंने BSc की। तो यहाँ भी अराइव करने का एक पूरा चेन ऑफ इवेंट है, ठीक है। तो मैं वहाँ वही बता रहा था आपको, काउंसलिंग में गया तो मैं जाने के बाद मुझे ABC कहीं पे ब्रांच मिल रहा है, तो मुझे कॉलेज ये नहीं मिल रहा है, फिर ये फाइनली मैंने उसमें मन बनाया कि ठीक है यार अभी हम एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं फिशरी में एडमिशन ले रहा था, क्योंकि फिशरी भी मुझे एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता था, बट फिशरी मुझे साउथ में मिल रहा था। तो मेरे फादर ने कहा यार बहुत नीचे हो जाएगी, वहाँ कहाँ जाओगे, क्या करोगे, टोटली कल्चरली भी डिफरेंट। हालांकि मैं अगेन बाद में मैं अपनी MSc जो है वो एम्बटूर से तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ जाना होता है वहाँ जाता ही है, आपको लेके चल जाता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा उसमें BSc के टाइम, तो फिर मैंने बोला ठीक है यार। तो फिर मुझे किसी ने वहीं पे सजेस्ट किया कि हमारे कॉलेज में आओ, फॉरेस्ट्री पढ़ो, दिस इज़ बहुत अच्छा ये है और ये, तो कुछ मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हाँ यार फॉरेस्ट्री। फिर मैंने सोचा फॉरेस्ट्री में क्या, तो फॉरेस्ट के बारे में मैं बोला, नेचर के प्रति तो था ही मेरा, मैं बोला चलो यार नया चीज़ कुछ करते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम फिर तैयारी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो लेट्स सी। तो मैं पहले ये सोच के आया कि चलो देखते हैं, एक ट्राई तो करते हैं, नया चीज़ है, नई सोच है, तो क्यों उसी में फंसे रहना। देन आई केम टू फॉरेस्ट्री कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई करने लगा। तो फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार ठीक है, अच्छा है, कुछ नया चीज़ है, कुछ डिफरेंट चीज़ है जो आम लोगों को पता नहीं है। और तब तक मुझे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है ये नहीं पता। तो उस दौरान आपका ग्रेजुएशन चल रहा है? ओके। ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया, तो ग्रेजुएशन में आने के बाद फिर मुझे पता चला कि अच्छा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है। तो सच अ सर्विस जो कि ऑल इंडिया सर्विस है, और उसके बारे में फॉरेस्ट्री एक कोर्स है जिसको पढ़ाया जाता है। फॉरेस्ट सर्विस का एडमिनिस्ट्रेशन भी आम लोगों के बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। ये सच है, ठीक है। इतनी बड़ी सर्विस है, इतना बड़ा एस्पेक्ट है, इतना बड़ा इंडिया का मैंडेट है कि इंडिया में मतलब यहाँ अगर हिमाचल की बात करें तो अबाउट 66% ऑफ द लैंड इज कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट। उसको इतना बड़ा लैंड चंक जो है फॉरेस्ट कंट्रोल करता है, और नेशनल लेवल पे वो क्या 30% फॉरेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, देयर इज अ होल पॉलिसी रिवॉल्विंग। तो इतना बड़ा फील्ड है लेकिन लोगों को पता नहीं होता। एंड द बेस्ट पार्ट इज नेचर में रह के जॉब करते हो, नेचर के साथ आपका कोई एग्जिस्टेंस कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर मैं वही कहा, फिर मैं BSc किया। तो BSc करने के बाद फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है IFS ट्राई कर सकते हैं। उस समय भी मैं 100% IFS क्या जनरली जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है जिसमें रैंकिंग के हिसाब से लोग
IAS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज लेते हैं कि IFS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का अलग ही एक UPSC एग्जाम कंडक्ट करता पहले जो है यूपीएससी सेपरेट एग्जाम क्रिएट करती थी, कंडक्ट करती थी IFS का, क्योंकि IFS और सिविल सर्विस का एग्जाम एक साथ इसलिए नहीं होता था क्योंकि IFS में सिर्फ साइंस ग्रेजुएट ही एलिजिबल है और सिविल सर्विस में तो कोई भी कर सकता है, एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू राइट द एग्जाम। तो आज के डेट में भी पहले तो बिल्कुल इसमें प्री नहीं होता था, सिर्फ मेंस होता था इसका और ये अलग से होता था बिल्कुल, ठीक है। राती मेंस मतलब डिस्क्रिप्टिव, हाँ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, लेकिन ऑफ लेट ये आई थिंक 11-12 ऐसे इसमें चेंजेस आया और इसका अब जो है आज के डेट में जो है ये इकट्ठा इनका दोनों का पीटी इकट्ठा होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, हाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पहले नहीं थे, लेकिन इसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ और दोनों का CSAT जिसे बोलते हैं, CSAT एक साथ होता है, एक साथ होता है, प्रीलिम्स दोनों एक का। साथ हो गया। उसके बाद उसमें जो जिन्होंने भरा है फॉरेस्ट्री के लिए, देन इसका अभी भी जो मेंस एग्जाम है वो अलग होता है, ओके, और उसका अलग होता जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया, है। हाँ उसमें से जो फॉरेस्ट्री वाला जो है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो जिसने एग्जाम ऑप्ट किया है, कट ऑफ क्लियर किया और जिसने फॉरेस्ट्री ऑप्ट किया है वो भी लिखेंगे और ये भी उनको लिखने का मौका मिलता है। करेक्ट। उसके बाद ये जब क्वालिफाई करते हैं देन यू कम, मतलब वो फॉरेस्ट सर्विसेज का सब्जेक्टिव एग्जाम भी दे पाए रहे, हाँ। साथ में बाकी जो ऐसे सिविल सर्विसेज का जो वो भी दे सकते क्योंकि जो कट ऑफ क्लियर करता है वो दोनों एग्जाम के लिए, लेकिन दोनों एग्जाम के लिए कट ऑफ अलग अलग होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट्स होते हैं सिविल सर्विस में, इसमें नॉर्मली 80 to 90 सीट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा जाता है तो फिर वो जो कट ऑफ से जो आएंगे वो फिर मेंस लिखेंगे, मेंस के बाद फिर वही पर्सनल होगा, पर्सनल के बाद इफ यू क्लियर आपका मेडिकल होता है एंड यू गेट। इसका ट्रेनिंग कहाँ होता है सर फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, प्रोबेशनरी? हाँ हमारा ये जो सारे सर्विसेज को 2 फेज में ट्रेनिंग देते हैं और हमारा जो ट्रेनिंग फॉरेस्ट सर्विस का होता है वो देहरादून में होता है। FRI में जो FRI क्या FRI का सर जी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, उसी के कैंपस के अंदर एक IGNF है, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी, जी नेशनल एकेडमी। जैसे पुलिस के लिए हो गया हैदराबाद में आपका, और IAS के लिए लाल बहादुर शास्त्री हो गया, ठीक है। तो हमारा इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी जो है वो नीचे है देहरादून में, राइट, ठीक है। तो वहीं हमारा मेजर मतलब ट्रेनिंग होता है, लेकिन अब वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मतलब हमारा तो ट्रेनिंग वही होता है, लेकिन पहले जैसे हमारा 4 months जो इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको कहते थे हम लोग, वो फाउंडेशन कोर्स हम लोग उसको कहते थे। तो उसमें डिफरेंट सर्विसेज के लोग जो हैं एक साथ हम लोग लाल बहादुर शास्त्री में लवासना में करते थे। बाद में वो थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जब नंबर्स बढ़ गए, साइजेस बढ़ गए, कैपेसिटी, तो स्पेशलाइजेशन हिसाब से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में वो डायरेक्ट अभी भी ये चीज़ें थोड़े चेंज होते रहते हैं, पर मोर और लेस जो है इसका 2 फॉर्म में होता है। एक होता है फाउंडेशन कोर्स और एक होता है मेन ट्रेनिंग। तो फाउंडेशन कोर्स में 2-3 सर्विसेज एक साथ मिल के करते हैं ताकि वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी और इंटर कंपैटिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एंड देन आपका टेक्निकल पार्ट जो होता है वो आपके एकेडमी में होती है। और इस जोन में, इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, अपार्ट फ्रॉम IFS, अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट सर्विसेज, कोई अगर एज ए इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या फॉरेस्ट जॉनर में, ठीक है, करियर बनाना चाहता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे कोई पाइन नीडल्स के ऊपर क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, कोई पाइन नीडल्स को इंडस्ट्रियल फॉर्म में बना रहे हैं, ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू ही हो रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन हो जाता है आपको उसमें एस्पेक्ट। और देखिए रॉ मटेरियल आपको फॉरेस्ट दे रहा है, जैसे माइन से भी आप कई चीज़ें निकालते हैं, देन आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, देन अगेन वो डिफरेंट फील्ड बन जाता है। तो रॉ मटेरियल आप
क्यों यहाँ है, इस पे तो कई तरह की इंडस्ट्री, देखो इको टूरिज्म, इसके लिए फिर भी स्टडी होता है, जैसे फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल हमारे पास जैसे रिसर्च विंग्स है ना, और अदर हमारे एलाइड जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट अंडर ICFRE, ठीक है। तो ICFRE जिसके तहत HFRI जो शिमला में भी है, इस तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं ऑन द फॉरेस्ट्री और उससे रिलेटेड इश्यूज पे। तो ये रिसर्च जो है एक पार्ट है, और वो जो है उसमें कई तरह के एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, तो उसके साथ लोग एसोसिएट हो सकते हैं, और उस वहाँ से कई प्रोडक्ट वो लोग जो डेवलप करते हैं उसको कमर्शियलाइज। NGOs भी इसमें, जैसे फॉरेस्ट के ऊपर मैं देखा हूँ बहुत सारे NGOs, मैं सुंदरवन एरिया में देखा हूँ NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये डिपार्टमेंट के साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है उसके साथ जुड़े रहते हैं। मतलब सोशल वर्क का भी एक सेगमेंट फॉरेस्ट जॉनर से होल मतलब वो कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी जो है, जैसे आप बोले NGOs, और ये हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तैयार करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं जो कि एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें एक मेजर कंपोनेंट ही होता है लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ों को। जैसे अभी हमारा जायका से फंडेड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें ये एक कोई यूथ अगर इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है, इसके बारे में ट्रेन करना चाहता है, तो यूथ को पता कैसे चलेगा, कहाँ से इनको पता चलेगा कि कैसे? डिपार्टमेंट में कहीं भी हमारा डिपार्टमेंट का साइट्स होता है, उस पर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ कई लोग आते हैं, जैसे रिसर्च भी करना है तो वो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों में रिसर्च करना, वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च करना है, किसी PA में रिसर्च करना है, तो दे अप्लाई। वही है, सब चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पे वगैरह होते हैं। एंड यू कैन, अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो आप, जैसे आप मेरे से कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर रहे हैं, एनीबॉडी कैन कम टू एनी ऑफिसेस ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फ्रॉम देयर दे कैन हैव रिक्विजिट इंफॉर्मेशन विच दे वांट, विच दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन गेट इट फ्रॉम देयर एंड दे यूज इट एज पर देयर। सरोज जी ने जैसे डिटेल्स बताया कि आप फॉरेस्ट डिवीजन के कोई भी ऑफिस में विजिट कर सकते हो, अगर क्वेरी रहेगा, ये वेबसाइट्स आप ब्राउज कर सकते हो। किस जॉनर के लोग, किस माइंडसेट के लोग, या यूथ या कोई भी बंदा जो करियर बनाना चाहता है, अब ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में आना चाहता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एंगल में, कैसे टाइप के इंसान को आना चाहिए? किस टाइप के इंसान, कैसे टाइप का माइंडसेट होना चाहिए उनका, या किस टाइप का स्किल सेट होना चाहिए? मैं देखिए, जैसे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने बोला कि डिफरेंट लेवल पे एंट्री होता है, एंट्री अप टू DFO लेवल तक होता है, ठीक है। आप एज ए गार्ड एंटर कर सकते हैं, आप एज ए फॉरेस्ट, उसका भी एग्जाम्स होता है? हाँ, एग्जाम्स होते हैं। फॉरेस्टर हो सकते हैं, ब्लॉक ऑफिसर भी कहते हैं, आप रेंज ऑफिसर एज ए डायरेक्टली भर्ती हो सकते हैं, उसका भी एग्जाम कंडक्ट होता है। हर स्टेट का अपना अपना होता है हाँ, ये अप टू ACF लेवल तक। ACF का मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ओके, ठीक है, जो DFO से जस्ट नीचे का पोस्ट जस्ट है, आफ्टर, हाँ, DFO के नीचे वाला जो पोस्ट है वहां तक स्टेट के द्वारा भर्ती होती है। स्टेट इसमें जो है आपका रेंज ऑफिसर और ये जो है ACF, ये स्टेट कमीशन के द्वारा होता है, पब्लिक कमीशन जो होता है स्टेट में, उसके द्वारा होता है। बाकी तो ये गार्ड्स वगैरह का डिफरेंट, मतलब स्टेट के थ्रू ही भर्ती होता है। आप DFO ही है एक, जिस पे आप IFS के थ्रू, मतलब UPSC के थ्रू आप इंटर करते हैं। इसके बाद बाकी जो ऊपर के सारे पोस्ट है वो प्रमोशन के बेसिस पे जाते हैं। तो एंट्री जो है एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एज ए डिपार्टमेंट में आप इंटर करते हैं, तो ये आपके डिफरेंट पोजीशन है जहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। स्टेट एडवर्टाइज करती है, जैसे पीछे भी फॉरेस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट हुई तो स्टेट एडवर्टाइज करता है डिफरेंट पोस्ट। तो उसमें जनरली एग्जाम प्रीलिमिनरी होता होगा, मेंस होता है, उसमें मेंस होता है सर, जो बीट ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड में? फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में तो हम लोग जनरली वो मेंस एग्जाम नहीं लेते हैं, हम लोग वही लेते हैं, प्रीलिम्स होता है, हाँ, एग्जाम। लेकिन ये पैटर्न भी, हाँ, MCQ वगैरह ही, और थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है उसमें भी पार्ट, ऐसा नहीं होता, उनका क्वेश्चन पेपर होता है, बट इट्स नॉट ऑन द, मतलब टिपिकली जैसा जो आप कमीशन का एग्जाम है उस टाइप का नहीं होता है, उससे इजी होता है। और
पर ठीक होता है उनके लेवल का, जिस लेवल का जिस तरीके का स्किल job सेट है, या लोग चाहिए। हाँ, स्किल सेट चाहिए, उस हिसाब से हम लोग वो करते हैं। तो ये डिफरेंट पोस्ट जो है जब एडवर्टाइज होता है, आप उसमें आप देखते रहो, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह या फिर इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं, और आजकल तो ये इस तरह का जॉब वॉच टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि जो जॉब्स निकल रहे हैं, जहाँ भी एडवर्टाइज हो रहे हैं वो तो दिखाते हैं वो वहाँ पे। तो वहाँ से आप थ्रू जो है उसको आप ग्रैब करके एक बार कंफर्म कर लें, जहाँ का भी निकला है उस डिपार्टमेंट में कोई जानने वाला, या फ़ोन नंबर पे कंफर्म कर ले कि कई बार किसी के साथ वो भी हो जाता है, धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो मैं हर किसी को यही कहूँगा कि जब भी आप करते हैं तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें कि हाँ वो सही में ये जो जॉब है एडवर्टाइज किया हुआ सच है तो पोस्ट सच है है। तो अप्लाई आगे बढ़ने से पहले इसको कंफर्म करके देन यू कैन क्लैरिटी कीजिए। और वो जो वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं, वो वेबसाइट के एंड में gov.in है कि गवर्नमेंट कोई एक्सटेंशन डोमेन है कि नहीं, क्योंकि बहुत फेक रिलायबल, हाँ रिलायबल साइट से, रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करें। उसके बाद उसके अलावा भी आप डिफरेंट, हमारे मैंने बताया कि हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। हमारे ICFRE का मैंने बताया बहुत सारे संस्थान हैं, वहाँ पे आप उसके लिए अलग एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, साइंटिस्ट वगैरह के जॉब्स हैं वो जो जनरली रिसर्च वगैरह करते हैं। तो डिफरेंट लेवल के पोस्ट्स हैं जिसमें कि जिसके थ्रू आप जो है डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चाहता है कि नहीं यार मैं क्या कहते हैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करूं, तो डिपार्टमेंट के साथ हमारे अगर कुछ सोचते हैं और हमारे से कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो दे कैन कम टू अस, दे कैन एक्सप्लेन एंड वी फील, या हम लोग कन्विंस होते हैं कि नहीं यार उनका जो है ये दैट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड गुड फॉर द नेचर और सब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, तो देन वी ऑल्सो हेल्प करते हैं। एक सरोज जी, इंडियन मंकी को वाइल्ड लाइफ लिस्ट से निकाल दिया गया है, क्यों हुआ ऐसा और कारण क्या है? किस कारण से कोई भी जानवर को निकाला जाता है या लाया जाता है? इसमें कई एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि उसका पॉपुलेशन, उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट, सोसाइटी से उसका डिमांड क्या है। जैसे कि ऑफ लेट जो है मंकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कई जगह पे बढ़ गया, मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह पे, तो बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हिमाचल में तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए स्कीम्स भी चलाए हैं। जैसे हम लोग उसको मंकी स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया हमने, जिसमें नसबंदी जिसको कहते हैं, तो उस तरह से ताकि इसके पॉपुलेशन, बिकॉज क्या हुआ कि पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ गया और ख़ास करके शहर वगैरह में बढ़ गया तो उसका मीनेंस बढ़ जाता है। प्रॉब्लम पॉपुलेशन बढ़ गया ना, क्योंकि फॉरेस्ट घट रहा है इसलिए वो पॉपुलेशन इधर माइग्रेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। मंकी बायोलॉजी होती है ना, हर स्पीसीज की बायोलॉजी है। मंकी बहुत, इसका भी पॉपुलेशन, और इसका जो देखिए नेचर में क्या होता है, हर एक तरह के एनिमल्स हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर प्रेडेटर्स हैं, फूड चेन के हिसाब से। फूड चेन, किसी का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लूज हो जाता है या फिर उसका बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें सडन चेंज दिखता है। जैसे मंकी के केस में जब तक वो जंगल में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग क्या, आज खास करके अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको शहरों में ज़्यादा मिल गया, तो आजकल गार्बेज जनरेट ज़्यादा हो रहा है, ओपन में फूड्स अवेलेबल हो जा रहे हैं, लोग फीड करते हैं, कई जगह पे तो उसको हम लोगों ने रिलीजन के साथ भी जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो जिसके कारण हंटिंग और वो भी नहीं होता है ना किसी चीज़। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक स्पीसीज का एक पॉपुलेशन होता है और एक बिहेवियर होता है, दो चीज़ पे मैं ज़्यादा कहूँगा आपको। तो ये जब चेंज होता है ना, तब वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो सोसाइटी का डिमांड आता है कि नहीं जी, इससे हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जी, ठीक है, तो इसको जो मॉडिफाई करो। तो ये इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को भी देखा जाए कि ऑफ लेट जब टूरिस्ट लोग खाना देने लगे या फिर ओपन गार्बेज में वो फीड करने लगे, या और इजी फूड अवेलेबिलिटी के कारण वो शहर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो उससे के कारण क्या हुआ, उसके बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज हुआ, पॉपुलेशन में भी चेंज हुआ, क्योंकि शहर के आजू बाजू कोई हंट तो उसको करेगा नहीं जब तक वर्ल्ड में है, क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रू।
और उसका मेजर कोई उस तरह का शहर के आसपास उस पे उस प्रीडेटर भी नहीं है जो उस पे फीड करके उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। जी। तो इस तरह के सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड होता है। अग्रीड। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ साथ उसमें बिहेवियरल चेंज भी आता है। वो आपसे डरता नहीं है, इवन आपको काटने को दौड़ जाता है कई बार, क्योंकि वो यूज टू हो गया ना, उसको पता लग गया। वो भी तो लर्न कर रहा है, वो भी चीजें सीख रहा है। तो सीखने की वजह से उसके बिहेवियरल चेंज भी हो गया। उसको इजी फूड मिल गया तो वो वहीं रहने लग गया, जंगल में नहीं जाएगा। वो आप केला दोगे तो खा लेगा, ब्रेड दोगे तो खा लेगा, लेकिन अगर आप कुछ वैसा चीज दोगे जो वाइल्ड वुल्फ फ्रूट उस टाइप का नहीं खाएगा। उसकी चॉइसेस हो गए। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन और इसका जब चेंज आया और सोसाइटी में उसका इम्प्लीकेशंस देखा गया कि ये ऐसा हो गया है, अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, तो इसलिए उसको वाइल्ड लाइफ के कैटेगरी से बाहर कर दिया, क्योंकि नाउ इट डजंट नीड प्रोटेक्शन। अच्छा, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में रहने से वो प्रोटेक्टेड, हाँ, कुछ लेवल ऑफ, हाँ, कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो। ओके, ठीक है, तो उसको इसलिए उससे बाहर लाया गया ताकि उस पे हम कार्रवाई कर सके। सोसाइटी वाइल्ड लाइफ में अगर रहेगा तो उसमें कार्रवाई नहीं हो सकता। कार्रवाई आप इवन स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकता। नहीं, स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। Okay. वो दैट इज उसको वो एक तरह से हम कह सकते हैं उसको साइंटिफिक ढंग से हम कर रहे हैं, राइट, अनसाइंटिफिक वे में नहीं। बट वाइल्ड लाइफ में कोई मारना चाहे, कोई ये करना चाहे तो कोई चाहेगा तो उस पर केस कर सकता है, उस पर वो हो सकता था, किसी को भी इशू हो सकता था। बट क्या वाइल्ड लाइफ में नहीं रहेगा तो किलिंग भी आदमी कर सकता है इसका? हाँ, पीछे हमने अलाउ किया था किलिंग, सरकार गवर्नमेंट ने अलाउ किया था बिकॉज ऑफ दिस मेनेंस। इसको इसीलिए बाहर भी लाया गया था क्योंकि चलो इसकी पॉपुलेशन को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, नॉट ओनली किलिंग, बट किलिंग वाज वन थिंग जो अलाउड था, अब पहले नहीं था। जो सोसाइटी है दैट इज मोर, अगर यहाँ का रिलीजन स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ हिंदू रिलीजन ज़्यादा है ये एरिया में। तो यहाँ पर जब ये किलिंग्स हुआ तो बिकॉज ये अगर मंकी को फिर रिलीजन के साथ भी हमारा कनेक्शन है, तो इसमें क्या सोशल इश्यूज हुआ कि सोसाइटी वाज टेकिंग इट वेरी मैच्योरली? सोसाइटी देखिए, हर चीज़ का एस्पेक्ट है। जब सोसाइटी में सोसाइटी हर चीज़ को परसीव करता है उसको अपने वे ऑफ लाइफ और उसके साथ इंटरफेयर ज़्यादा हो गया किसी चीज़ का, तो सोसाइटी बिंग, और सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह के लोगों का एक ही मेंटेलिटी नहीं होता है, एक ही तरह से नहीं सोचते हैं। तो जो अपने इससे वाइल्ड लाइफ से बाहर लाने से क्या हुआ गया कि लोगों को एक स्पेस मिल गया, जो जिस तरह से उसको टेक करना चाह रहे थे उस ढंग से उन्होंने टेकअप किया, जो उनको ठीक है, उसको बैलेंस किया। सरोज जी, आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नज़रिया जानना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, जो सोशली या सोसाइटी के थ्रू करियर ड्रिवन है, जो करियर कंफ्यूज्ड यूथ हैं, जो अपने नज़रिया से नहीं सोच पा रहे, अपने आप को देख नहीं पा रहे, बस सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर जो है, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, ये जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, और बट वो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बट वो खुश नहीं है, या वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे जो करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं और एक्चुअली दिल से जो करना चाह रहे हैं, और वो रिस्क नहीं ले पा रहे, या वो अपना बात को रख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये कहूँगा, ये तो हर किसी के लिए तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो है सब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास से आए हैं या लोअर मिडिल क्लास है, इवन फॉर ऊपर अपर क्लास भी अगर मैं बोल सकता हूँ उस तरह से, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि कहाँ से वो बिलोंग करते, कितना इकोनॉमिकली वो, कौन सा सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर? हाँ, सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से हुआ है। तो ये जो एज स्टूडेंट एज में मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि 90-95% लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता ही होता है कि वो क्या करना है लाइफ में। वो सिर्फ वो अपने सोच पे, कोई भी शायद ही कोई इतना यकीन करता हो कि जो मैंने सोचा वही किया। ठीक है, तो चीज़ें चेंज होती रहती है जैसे वो ग्रो करते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी में आए, सेकेंडरी से हायर में आए, हायर से फिर हायर एजुकेशन, एमएससी, बीएससी, एमएससी जो भी करते गए, तो हर प्रोस्पेक्ट में चेंज होता है। हाँ, मैं इनिशियली लोगों को यही कहूँगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं या जो भी जिनको लगे कि यार पहले आप बेसिक अपना ठीक रखो। आप 10th 12th तक बहुत ज़्यादा
लोड ना लो। लोड ना लो, आप अपने फंडामेंटल्स और ये चीज़ों को पे ध्यान दो, क्योंकि करियर सिलेक्शन इसके बाद आता है। राइट। पहले आप अपना फंडामेंटल तो ठीक करो, और 10th मेरा मानना है 10th 12th तक लोग अपना फंडामेंटल बिल्ड करते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक कंसेप्ट्स चीज़ों का, ठीक है। वहाँ तक की लर्निंग जो है, जो आप काम कर रहे हो उसको प्रॉपर करो। जब वो आप प्रॉपर कर लोगे तो आगे जो है आपके पास जैसे ही वो दायरा खुलेगा, होराइजन बड़ा होगा, तो आपको अपने आप आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, क्या है, वो धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू होता है। ठीक है, समय आने पे चीज़ों लोगों को ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता, वो एक इंडिकेशन आपको मिलता है। आप मन में सोचोगे, ध्यान रख के थोड़ा टाइम लगाओगे तो यू विल थिंक कि हाँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये पता लगता है। ठीक है, पता लगता है। प्लस अब उसके हिसाब से फिर अगेन, अगर आप अच्छा प्लानर हो तो आप उसके हिसाब से प्लान करो कि वंस +2 के बाद, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लगता है कि +2 इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट लुकिंग एट द कैरियर कहाँ जाएगा। बहुत और आपका होराइजन भी खुल जाता है। और पहले मेरा एक चीज़ ये भी था कि लोग पहले सिर्फ वो मेडिकल और इंजीनियरिंग, MBA, यही इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते, बट देयर इज़ लॉट ऑफ, मतलब कैरियर जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कैरियर प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है। मेरा इस पे ये खास कर रहेगा कि आप अपने कोर कैपेबिलिटीज़ को समझो। कि मैं एक अच्छा बोलता हूँ, तो अगर मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे कैरियर एस्पेक्ट्स हैं। मैं एक बहुत अच्छा एनालाइज करता हूँ, या मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे, तो कंप्यूटर इज़ अगेन आप लोगों को इंटरेस्ट को पहचानो। हाँ, पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपना को उसी को कहते हैं कि कोर कैपेबिलिटी आप में सही क्या बात है, आपने सही बात बताया एकदम। उसको आप पहचानो। उसके बाद धीरे धीरे उस पर वर्क करना है, जंप नहीं करना है। वो क्या कह दिया, ये क्या सुनना सबकी है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है अगर एडवाइस, कोई अच्छा एडवाइस दे रहा है तो उसको सुन लो। मैं भी कह रहा हूँ वो सुन लो, लेकिन करना फाइनल डिसीजन आप खुद लो, क्योंकि लाइफ आपका है, अच्छा भी आपका है, बुरा भी आपका है। और आपको काफ़ी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही बार ऑप्शन मिलता है, नहीं। ठीक है, ज़िंदगी में आपको मौका मिलेगा, जब मिलेगा तब आप तैयार रहो। और कई बार होता है कि मौका मिलता है, कई बार मौका बनाना होता है। आप उतना तैयार हो तो आप मौका बनाओ, और अगर तैयारी में थोड़ी कमी है तो मौका मिलता है तो उसको ग्रैब करो। पर और लाइफ में छोटे छोटे इंडिकेशंस होते हैं, आते हैं कई स्टेज पे, उसको थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश करो तो तुम्हें लाइफ में एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, मैं ये मानता हूँ। राइट, एकदम सही बात। तो ऐसा नहीं है कि किसके लिए कोई एक रूल है, कोई थंब रूल है कि बस यही चीज़ है जी, ये रूल को मानेगा वही सक्सेसफुल होगा और बाकी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लाइफ तो लर्निंग तो चलता रहता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में आते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो एक ही जॉब करते हैं, कई लोग तो ऐसे भी, आज तो वो ज़माना आ गया लोग एक जॉब करके खुश नहीं है। अग्रीड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को उस तरह से लो जो मल्टीपल टास्क में एंगेज हो, पर प्रोवाइडेड आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अपने फाइनेंशियल और अपने जो सोशल कमिटमेंट्स हैं, यही सब सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको क्या जॉब करना है, कैसे जॉब करना है, कितना जॉब करना है। कुछ लोग बाहर कंट्रीज में तो टाइम के हिसाब से जॉब वो डिसाइड करते हैं कि मैं इतना ही आवर वर्क करूंगा। राइट। वो कंसेप्ट यहाँ नहीं है, बट इट्स डिपेंड, धीरे धीरे आएगा, आ जाए। मतलब बहुत सारे सेगमेंट में ये आया है। और सरोज जी, पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही कि आप हमारे साथ ये वार्तालाप में आए, और ये आपका जो लर्निंग्स आपने शेयर किया, आपका जो इनसाइट्स आपने शेयर किया, ये हमारे यूथ को, हमारे जो यंगर जनरेशन है, या जो भी करियर कंफ्यूज्ड हैं, जो डिसीजंस लेने में घबराते हैं, उनके लिए एक डायरेक्शंस होगा। और एक डिफरेंट कोर्स ऑफ करियर आपने डिस्कस किया, दैट इज़ फॉरेस्ट्री एंड करियर रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बातों से मैं कुछ शब्दों को लेके इसको एक्सपैंड करके बताऊंगा, कि जब हम अपना लाइबिलिटीज़ बढ़ा देते हैं और अपना
स्किल सेट्स के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, स्किल सेट को एनहांस नहीं कर रहे, बट हमारा लाइबिलिटीज़, अपना डिज़ायर्स, इस चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो हम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अपना खो देते हैं। पहला। दूसरी बात है फिनेंशियल सिक्योरिटी, और फिनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत सारा कनेक्ट है आपके डिज़ायर्स के साथ। आपका डिज़ायर्स बहुत हाई है तो आप फिनेंशियली आप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हो रिस्क लेने के लिए। तो हरदम ये जहन में रखना, ये मेरा पर्सनल लर्निंग है कि अपना जो स्किल सेट्स है, अपना स्किल सेट को नर्चर करो, उसको एनहांस करो, और अपना लायबिलिटीज़ या अपना डिज़ायर्स को अगर थोड़ा सा कंट्रोल रख सकते हो एक लेवल तक, आप जब एक पोजीशन में पहुंच जाओ, एक सक्सेस लेवल तक आ जाओ, उसके बाद आप ज़रूर करो, डेफिनेटली लाइफ में अचीव करो। बट पहले से डिज़ायर्स को इतना बढ़ा दिया कि स्किल सेट नहीं बढ़ा, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एंड थैंक यू वेरी मच सरोज जी। थैंक यू जी, थैंक यू।